गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़ा था वेसिकोबुलस लीजन्स का। इसमें हम अब कंटिन्यू करेंगे विद द सेकंड पार्ट, जिसमें हम हर्पिस वायरस इन्फेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो हर्पिस वायरस पहले देखते हैं। हर्पिस वायरस जो है वो हर्पिस विरिडे फैमिली को बिलोंग करता है। ठीक है, अब ये जो फैमिली है इसमें टोटल 9 टाइप्स ऑफ वायरसेस हैं, जिसमें हमारा साइटोमेगैलो वायरस आ जाता है, वेरिसेला जोस्टर वायरस आ जाता है, कॉक्सैकी वायरस। तो कितने सारे वायरसेस इसी के अंडर आते हैं, बट हमें सिर्फ हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, इसको हम HSV भी बोलते हैं। ये दो तरह का है, HSV1 एंड HSV2। अब HSV1 क्या है, जो हमारे जैसे ये हमारी वेस्ट है, ठीक है, तो जो हम ये वेस्ट है, तो वेस्ट के ऊपर जो होगा, जो वायरस वो वेस्ट के ऊपर इन्फेक्शंस करेगा हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस की, वो हमारा HSV1 है। और जो वेस्ट के नीचे नीचे इन्फेक्शन करेगा, हर्पिस वायरस इन्फेक्शंस करेगा, वो हमारा वायरस HSV2 है। ठीक है, तो ये तो मतलब बेसिक सा था कि हर्पिस वायरस के बारे में अगर आपको इंट्रो में लिखना हो। ठीक है, तो होता क्या है, मैं पहले आपको ब्रीफ में थोड़ा बता देती हूँ कि जैसे हर्पिस वायरस जो है वो कहीं ना कहीं पहले भी हमें छोटे होते बचपन में इन्फेक्ट किया होता है। ठीक है, तो बड़े होते टाइम क्या होता है, मतलब धीरे धीरे वो जो वायरस है वो हम आगे पढ़ेंगे कि वो जो वायरस है वो जब हम प्राइमरी कांटेक्ट मतलब फर्स्ट कांटेक्ट के बाद हमारे ब्रेन में जो ट्राइजेमिनल गैंग्लियन होता है वहीं पे छुपा हुआ होता है, तो वहाँ से वो सडनली एक ड्यूरिंग लाइफ टाइम कभी भी वो एक्टिवेट हो सकता है अंडर सर्टेन कंडीशंस। और जब भी वो एक्टिवेट होगा तब वो कितने सारे सिम्टम्स क्रिएट करता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी कांटेक्ट जो है वो कैसे, मतलब वायरस हमें प्राइमरीली कैसे इफेक्ट करता है, थ्रू स्किन, आई या इन्फेक्टेड सिक्री, मतलब कि अगर हमारा स्किन या आई जो है उस वो कांटेक्ट, वो मतलब एक इन्फेक्शंस के कांटेक्ट में आ जाए, कोई सिक्रीशंस हैं ऐसी, जैसे सिक्रीशन जैसे कि एक इन्फेक्टेड स्प्यूटम है ना, तो ऐसा कुछ भी, तो उसके कांटेक्ट में जब आ जाए तो हमारा प्राइमरी कांटेक्ट एस्टेबलाइज हो जाता है। फिर वहाँ से जो वायरस है वो जो एक्सॉन्स होते हैं, एक्सॉन्स तो हमें पता है ना कि जैसे ये हमारा न्यूरॉन है तो ये इसका एक्सॉन होगा। ठीक है, तो इससे ट्रैवल करते हैं। ठीक है, फिर वो धीरे धीरे जब वो मतलब साथ साथ में, अब यहाँ पे जब ये इन्फेक्शन करता है हमें यहाँ पे पढ़ना है कि क्या क्या वो सिम्टम्स क्रिएट करता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब वो कहते कि जब वायरस ने वो सिम्टम्स क्रिएट कर दिया और फिर वो ठीक हो गया, उसके बाद वो बाहर नहीं जाता, वो सेंसरी एक्सॉन से ट्रैवल करके ट्राइजेमिनल गैंग्लियन में छुप जाता है, जहाँ पे जाके जब भी वो रीएक्टिवेट होगा यहाँ से। ठीक है, वो कैसे होगा वो हम आगे देखेंगे। सो सबसे पहले प्राइमरी कांटेक्ट हुआ, फिर वायरस ने अपनी सिम्टम्स दिए, वो सिम्टम्स जब सबसाइड कर जाते हैं तो उसके बाद जो है हमारा सेंसरी एक्सॉन से ट्रैवल करता है वायरस टू ट्राइजेमिनल गैंग्लियन, जहाँ पे जाके वो रिकरेंट इन्फेक्शन के साइंस शो करता है। ठीक है, तो अब हम इसके क्लिनिकल फीचर्स पे जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बोला सिम्टम्स क्रिएट करते हैं, तो कौन से सिम्टम्स, जैसे जो प्राइमरी इन्फेक्शन है वो हमें पता है बच्चों में या टीन्स में ही होती है। तो ये याद रखना कि जब पहली इन्फेक्शन होती है वो एक डोर, मतलब एक जैसे हम किसी के घर पे जाते हैं तो हम एक डोर बेल लगी होती है ना, तो वैसे ये भी इन्फेक्शन एक डोर बेल जो है वो बजा के आता है, जिसको हम प्रोड्रोमल सिम्टम्स या प्रोड्रोम फेज भी बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, बंदे को जो भी बच्चा है या टीन है उसको तब बुखार होगा, फिर उसको घबराहट होगी, वीकनेस भी होगी और उसको भूख भी कम लगेगी। ठीक है, तो ये बेसिक सिम्टम है इन्फेक्शन के। फीवर होगा, नोजिया होगा, मलेज होगा, मलेज का मतलब वीकनेस होता है, नोजिया मतलब घबराहट होता है। ठीक है, फिर जब वो मान लो कि हमारा ये हो गया, ये तो हमारे प्रोड्रोमल सिम्टम्स थे। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या होगा, 2-3 दिन बाद उसके मुंह में मतलब कि छाले हो जाएंगे, पेन हो जाएगा माउथ में, जिसके कारण वो स्वेलो कुछ खा नहीं पाएगा अच्छी तरह से, सब कुछ। ठीक है, अब
ये पर जो है ना, ये सेल्फ लिमिटिंग होता है। सेल्फ लिमिटिंग मतलब वो 10 से 14 दिन के बाद खुद ही चला जाता है। ये हम सारी प्राइमरी इन्फेक्शन कर रहे हैं। प्राइमरी इन्फेक्शन जैसे जो मैंने यहाँ पे बताया सिम्टम्स होंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कि प्राइमरी इन्फेक्शन में सबसे पहले प्रोड्रोमल फेज आएगी, फिर ऑरल साइंस एंड सिम्टम्स आएंगे जो 10 से 14 दिन बाद खुद ही सेल्फ लिमिट या मतलब ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो, अब हमें तो लगा कि वायरस चला गया, बट वो गया नहीं, वो हिडन है, वो भी छुपा हुआ है इन ट्राइजेमिनल गैंग्लियन। अब यहाँ पे वो छुप गया तो मतलब कहीं ना कहीं वो अपनी चालाकी दोबारा दिखाए गई, वो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन दोबारा करे गई, बट इन्फेक्शन जो है वो आगे जाके मान लो 10 साल बाद, 15 साल बाद, 6 साल, मतलब इतने कुछ ईयर्स के बाद होती है, ठीक है। अब ये एक्टिवेट कैसे होता है, उसका रीज़न एक फीवर भी हो सकता है, कोई यूवी रेडिएशन भी हो सकता है। तो ये मैं आगे इस पॉइंट को ध्यान में रखना, ये आपको आगे एक मैनेजमेंट में मैं बताऊंगी। ट्रॉमा ड्यू टू एनी स्ट्रेसफुल कंडीशंस हो गया मेंसेस इन फीमेल्स। सो फीवर, यूवी रेडिएशन, ट्रॉमा, स्ट्रेस एंड मेंस्ट्रुएशन। सो ये हमारे 5 फैक्टर्स हैं जिसके कारण वायरस जो है वो ट्राइजेमिनल गैंग्लियन में छुप, मतलब वहाँ से जो ट्राइजेमिनल गैंग्लियन में छुपा हुआ था वहाँ से वो रीएक्टिवेट हो रहा है। जब एक बार ये एक्टिवेट हो गया, ये हमेशा याद रखना कि प्राइमरी जो कांटेक्ट था, जो पहला कांटेक्ट था, उसमें तो उसने डोरबेल बजा दी। दूसरी बारी जब वो आएगा तो वो अब हमारा दोस्त बन गया। हम जैसे हमारा कोई बहुत ही अच्छा दोस्त हो तो हम घंटी थोड़ी बजा के उसके पास जाते हैं, हम ऐसे बोलते चल हाँ क्या कर रहा है, मतलब सीधा घुस जाते हैं। तो ये भी अब ना दोस्त बन गया हमारी बॉडी का। तो अब वो प्रोड्रोमल सिम्टम्स लेके नहीं आएगा, वो डोरबेल नहीं बजा के आएगा, वो सीधा घुस जाएगा। मतलब अब सिम्टम्स जो हैं वो सीधा ही अपने को दिखेंगे, मतलब एक प्रोड्रोमल फेज इसमें नहीं होगी। किसमें? रिकरेंट इन्फेक्शंस में। तो इसमें क्या है, क्या क्या होगा, जैसे लिप्स की अल्सरेशंस होगी जिसको हम क्या बोलते हैं, हर्पीज लेबियालिस, ठीक है। उसके बाद हमारी ऑरल कैविटी में भी अल्सरेशंस होंगी। अब वेसिकल्स फॉर्म होंगे, जो इतना मान लो कि ये वेसिकल है, ये वेसिकल जो है वो अल्सर में कन्वर्ट हो जाएगा, छोटे छोटे अल्सर्स में। अब ये अल्सर जो हैं ये आपस में जुड़ के एक बड़ा अल्सर बना लेंगे, ठीक है। लार्ज अल्सर्स बन गए। फिर अब ये जो लार्ज मतलब छाले जो होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, एरिदमेटस या एरिदमा, और जिंजाइवा जो है वो काफ़ी ज़्यादा रेड होगा, फेयरी रेड, मतलब डार्क रेड जिंजाइवा होगा। काफ़ी ज़्यादा पेन भी होगी उसके मुंह में और उसको खाने में भी बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है। तो ये हमारे थे सिम्टम्स जब रिकरेंट इन्फेक्शन होती है। पहले हमने पढ़ा रिकरेंट इन्फेक्शन होती क्यों है, जब हो गई तो वो फिर कैसे कैसे होगी। लिप्स से शुरुआत होके पूरे मुंह में हो जाएगी, सॉफ्ट पैलेट पे, हार्ड पैलेट पे, जिंजाइवा पे, यूवुला, सब जगह हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अब वो बोलते कि एक और कंडीशन है जिसको हम बोलते हैं हर्पिटिक विटलो। ये इम्पॉर्टेंट है। हर्पिटिक विटलो जैसे कि ना प्रोफेशनल्स जैसे डेंटिस्ट हैं उनकी फिंगर्स पे हो जाता है। पहले क्या होता था, कभी कभार जैसे कोई डेंटिस्ट है अगर वो ग्लव्स नहीं यूज़ कर रहा और उसकी स्किन में जैसे ऐसे ब्रेक्स हैं, है ना, मतलब स्किन जो है वो फटी हुई है, तो वहाँ से ये बैक्टीरिया एंटर हो सकता है, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हर्पिटिक विटलो, ठीक है। फिर पर अब तो ये बहुत कम हो गया है क्योंकि अब डेंटिस्ट काफ़ी अवेयर हो गए हैं और वो मतलब कि ग्लव्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। सो ये हो गया। फिर उसके बाद जैसे हमने पढ़ा कि आई, स्किन, जेनाइटल ऑर्गन्स, इसके कांटेक्ट में मतलब बैक्टीरिया वायरस जो है ये बहुत जल्दी इन लेयर्स को अफेक्ट करता है। तो जैसे आई में अगर उसने कॉर्निया को अफेक्ट कर दिया तो उसके कारण ब्लाइंडनेस हो सकती है। ये मेन कॉज है ब्लाइंडनेस का इन HSV। हम बोलते हैं कि हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस में जो मतलब है पर्सन वो ब्लाइंड हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि कॉर्निया में इन्फेक्शन हो गई है, ठीक है। तो ये हमारे क्लिनिकल फीचर्स थे। उसके बाद हम डायग्नोसिस करेंगे। डायग्नोसिस सबसे पहले कहते हैं कि सेल कल्चर। सेल कल्चर मतलब हमने उसको टिश्यू कल्चर में ग्रो करवाते हैं। अब हमने क्या किया, जैसे ये मेरा लीजन था या वेसिकल था या अल्सर था, मैंने क्या किया, एक बड से इसको
कलेक्ट कर लिया। अब मैंने इस बड को रेफ्रिजरेटर में रख देना है। क्यों रखना है? क्योंकि ये जो इसमें अगर वायरस हुआ और अगर मैंने रेफ्रिजरेटर में ना रखा तो वायरस जो होता है वो क्या होता है, टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। तो हो सकता है कि वो मतलब अगर मैं उसको रेफ्रिजरेटर में ना रखूं तो वो ख़त्म हो जाए, तो हमारा सारा स्वैब कल्चर किया हुआ सब कुछ वेस्ट जाएगा। तो इसीलिए हम उसको रेफ्रिजरेटर में रखते हैं ताकि जो वायरस है वो प्रिजर्व रहे, वो रहे, ज़िंदा रहे, ठीक है, जब तक हम उसको देते नहीं है, लेबोरेटरी में नहीं भिजवाते। फिर उसके बाद इसमें क्या होता है, टिश्यू कल्चर में काफ़ी ज़्यादा अगर वायरस हुआ तो वो बहुत ही रैपिडली ग्रो करता है, जिससे हमारा पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता है। एडवांटेजेस इसके यही हैं कि सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी काफ़ी ज़्यादा है, और एम्प्लीफिकेशंस मतलब रैपिड ग्रोथ करता है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि काफ़ी ज़्यादा इक्विपमेंट रिक्वायर होगा, एक्सपेंसिव भी है और टेक्निक सेंसिटिव भी है, और हाँ इसमें लेट रिजल्ट्स आते हैं, मतलब कुछ टाइम लग जाता है रिपोर्ट्स को आने में। पीसीआर मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसमें जो है रिज़ल्ट जो है वो 3 से 4 टाइम मतलब 3 to 4 टाइम्स फास्टर आता है एज़ कम्पेयर टू सेल कल्चर, ठीक है। और एक उन्होंने और बताया कि जब हम HSV वायरस की कोई स्लाइड प्रिपेयर करते हैं और उसको गिम्शा स्टेन्स के साथ स्टेन करते हैं, उसमें हमें HSV दिख जाता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट डायग्नोसिस है। तो 3 डायग्नोसिस पढ़े, सेल कल्चर, PCR एंड गिम्शा स्टेन, स्लाइड्स प्रिपेयर्ड एंड स्टेन्ड विद गिम्शा स्टेन, जो भी आप इसको बोलते हो, ठीक है। मैनेजमेंट में अब वो बोलते हैं कि सबसे पहले प्राइमरी इन्फेक्शन को अगर हमने ठीक करना है तो मेन जो है वो एंटीवायरल ड्रग्स देंगे। एंटीवायरल ड्रग्स में जैसे कि एसाइक्लोविर दे दिया, ठीक है, क्योंकि जो एसाइक्लोविर होता है, अब जो वायरस है, वायरस क्या करता है, एक एंजाइम रिलीज़ करता है जिसको हम बोलते हैं थाइमिडाइन काइनेस। क्या बोलते हैं? थाइमिडाइन काइनेस। तो ये जो थाइमिडाइन काइनेस है, ये जब भी बॉडी में होगा तो इसकी प्रेजेंस से हमारी एसाइक्लोविर जो है वो एक्टिवेट हो जाती है, ठीक है। रिकरेंट इन्फेक्शन में क्या है कि जैसे मैंने बताया था कि ये एक्टिवेट होती है यूवी रेडिएशन से, तो हमें सनस्क्रीन्स यूज़ करने चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद एंटीवायरल ड्रग्स यूज़ करनी चाहिए, जैसे कि 500 to 1000 mg हम फेमसाइक्लोविर यूज़ कर सकते हैं 3 times a day। अब वो कहते हैं कि टॉपिकल एंटीवायरल ड्रग्स भी हम यूज़ करते हैं, क्योंकि जो हमारे वेसिकल्स हुए हैं या अल्सर्स हुए हैं ऑरल कैविटी में, उसको ट्रीट करने के लिए, तो जिसमें हम क्या यूज़ करते हैं, अब कुछ एंटीवायरल मेडिकेशंस हैं, जैसे 5% एसाइक्लोविर क्रीम हो गया, 10% डोकोसैनॉल क्रीम। सो ये हमारे 2 एंटीवायरल टॉपिकल मेडिकामेंट्स हो गए। तो अभी हमने पढ़ा हर्पीस के बारे में। हर्पीस का इस वीडियो में हमने सबसे पहले देखा कि हर्पीस वायरस के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि वो कैसे कैसे इन्फेक्शन क्रिएट करता है। प्राइमरी इन्फेक्शन होती है तब उसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, है ना। प्राइमरी इन्फेक्शन होगी, उसके बाद इसमें एक मेन ये याद रखना है, प्रोड्रोमल फेज इसमें आती है, ठीक है, जो कि रिकरेंट में नहीं आती। फिर उसके बाद क्या है कि उसके बाद हमने पढ़ा कि रिकरेंट कैसे हो सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको एक्टिवेट कर देंगे। देन रिकरेंट जो है उसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं, ठीक है, ये हो गया। फिर हर्पिटिक विटलॉ क्या होता है। हर्पिटिक विटलॉ जो है ये मतलब इम्पॉर्टेंट है वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से। देन हमने पढ़ा कि ब्लाइंडनेस हो जाती है। फिर हम आए इसके डायग्नोसिस पे, जिसमें हमने 3 डायग्नोसिस पढ़े, सेल कल्चर हो गया, देन PCR हो गया, एंड देन गिम्शा स्टेन्स, स्क्रैपिंग्स व्हेन स्मीयर्ड विद गिम्शा स्टेन्स। मैनेजमेंट मैंने आपको बता दिया, हम बेसिकली एसाइक्लोविर यूज़ करेंगे, हाइड्रेट भी करेंगे पेशेंट को, क्योंकि उसको स्वेलिंग या उसमें दिक्कत आ रही थी, है ना, मैस्टिकेशन में। फिर उसके बाद हम कुछ मेडिकामेंट्स भी यूज़ करेंगे, टॉपिकल मेडिकामेंट्स, और रिकरेंट है तो हम सनस्क्रीन्स एडवाइस करेंगे अगर वो यूवी रेडिएशन एक कॉज है, ठीक है। तो ये हमारा था हर्पिटिक वायरस इन्फेक्शन। ये ऐसे क्वेश्चन भी है और इम्पॉर्टेंट भी है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। होप आपको
अब क्लियर होगा ये सब। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ अपने डाउट्स जो हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक्ड इट प्लीज़ लाइक and share with your friends. Thank you.